यस, सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विथ आज जो लेक्चर हम लोग करेंगे ना, ये लेक्चर आपका कल के बेस पे, कल तक आपने जो बेस सीखा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आई एम वेरी सॉरी, कल मुझे किसी स्टूडेंट ने 2 बार भेजा मैडम रिकॉर्डिंग, लेकिन वो एनएसएस का काम में आई डिलेड द वर्क और मैंने बहुत लेट रात को आपको रिकॉर्डिंग भेजी थी। तो जिनका मिस हो गया होगा या जिनको रिविजन करना होगा, यू वुड हैव गॉन थ्रू इट और नॉट, आज भी आप लोग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन इतना है कि कल जो हम लोगों ने देखा है, आज का टॉपिक उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। कल मैंने आप लोगों को प्रोफॉर्मा बताया था कि किस प्रकार हम लोग एक लेट आउट प्रॉपर्टी, हम लोग कैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं। वो प्रोफॉर्मा क्या था, देखो इसके लिए ना मैंने एक ही एक्सेल शीट बनाई हुई है टीवाई की, आपके एक टॉपिक की एक ही एक्सेल शीट, तो मुझे पूरा इन्फो उसमें मिल जाता है। जब भी जरूरत पड़ेगी तो आई कैन यूज दैट सेम शीट। सी, दिस इज द शीट। तो मैंने आपको कल ये प्रोफॉर्मा बताया था। प्रोफॉर्मा आप एक बार वापस देख लो। इट इज नथिंग बट जीएवी हम कैलकुलेट करते हैं वर्किंग नोट में, उसमें से माइनस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स, वी गेट एनएवी में से हम लोग माइनस करते हैं डिडक्शंस, 2 डिडक्शंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स। ओके, अब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स, ये हमारे 2 डिडक्शन। ये जो मैंने आपको कल बताया था, दिस वाज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसको आप बोलते हो लेट आउट प्रॉपर्टी। ये होता है लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए, जो हमने टेनेंट को दी हुई है, भाड़े पे चढ़ाई हुई है। लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए आपका ये प्रोफॉर्मा था जो हमने कल एक्सप्लेन किया, ठीक है। आज हम लोग जो करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जिसको आप बोलते हो एसओपी। इसका फॉन्ट अच्छा ठीक है, एसओपी। कैसे इसका हम लोग प्रोफॉर्मा करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था हम लोग को 3 तरीके की प्रॉपर्टीज को ये करना है। जस्ट आई विल चेंज द फॉन्ट, ये सब नहीं तो ये होता जाएगा, कैपिटल में आएगा। यस, सो हम जब भी किसी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मैंने आपको बोला था हम लोग प्रॉपर्टीज 3 तरीके की डील करने वाले हैं। एक है हमारी लेट आउट प्रॉपर्टी, एक है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, एक है डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। डीम्ड टू बी लेट आउट मतलब वो प्रॉपर्टी आपने जो अपने लिए रखी है, पर आपको एक से ज्यादा अपने लिए रखना अलाउड नहीं है। इसके लिए आप एक प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड बोलते हो और बाकी के प्रॉपर्टीज को आप डीम्ड टू बी लेट आउट डिक्लेयर करते हो, ठीक है। सो चलो, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्या चीज है, इसका प्रोफॉर्मा कैसे आएगा। एक बार हमने लेट आउट सीख लिया, अब हम एसओपी सीख रहे हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, उसके बाद हम सीखेंगे डीम्ड टू बी लेट आउट। जैसे ही आपके ये 3 सेक्शंस खत्म हो गए, इसका मतलब आपका बेसिक कंप्लीट हो गया, फिर हम लोग डायरेक्टली प्रॉब्लम्स पे आ सकते हैं। ओके, सो ध्यान देना, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्या है, मिक्स नहीं करना। मैं जानबूझ करके लेक्चर्स में गैप देती हूँ, एक लेक्चर में एक ही टॉपिक कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गया ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। यू मे कमिट अ ग्रेट मिस्टेक एंड योर आंसर विल बी रॉन्ग, ठीक है। सो क्या मिस्टेक हो सकती है, कैसे होगा, देखो इसका प्रोफॉर्मा तो सेम रहने वाला है। पहले आएगा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू जीएवी, इसमें से हम माइनस करते हैं लेस म्यूनिसिपल टैक्स। सेम प्रोफॉर्मा, प्रॉपर्टी का प्रोफॉर्मा सेम है, खाली आपकी कैलकुलेशंस चेंज हो जाती है। व्हेन इट इज एलओपी, उसका कैलकुलेशन अलग तरीके का होता है, जब ये एसओपी है उसका कैलकुलेशन अलग तरीके का होगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से 100% अटेंशन से सुनना, और जहां आपको डाउट आए ना, वो डाउट नोट कर लेना, ताकि हम लोग लास्ट में उसको डिस्कस कर सके। ओके, उसके बाद एनएवी, इसमें से हम जब माइनस करेंगे वी गेट एनएवी, इसमें से माइनस करते हैं हम डिडक्शंस, सेम प्रोफॉर्मा, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 का पहला डिडक्शन। अब ये यहाँ पे माइनस कर दिया तो इसको प्रॉब्लम हो जाएगी, छोड़, यहाँ पे हम लेस लिखते हैं। माइनस कर दिया तो वो उसको फॉर्मूला समझने लगता है और इंक्वायरी करने लगता है, अमाउंट डालो, ये डालो, ठीक है। सो एनएवी में से डिडक्शंस कौन से हैं आपके, 2 डिडक्शंस। पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है, कल हमने किया था 30% ऑफ एनएवी, परसेंट ऑफ एनएवी, जो भी आपके खर्चे खुर्चे हुए हैं वो सब कवर करने के लिए 30% आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स, ठीक है। सो 24(1) और 24(6) मैंने आपको कल बताया था, जस्ट फॉर योर रेफरेंस पर्पस, उसको हम लिखते नहीं है यहाँ पे। चलो,
अब ये सेम प्रोफॉर्मा है, इस सेम प्रोफॉर्मा में जब अगर मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, मान लो ये घर, इस घर का मैंने नाम रखा हुआ है से कृष्ण निवास, ओके, लिखा कुछ नहीं है, एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ. लेट अस अज्यूम सविता पंजाबी इज हैविंग अ हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड एज कृष्ण निवास. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. अब आप इसकी टैक्सेबल इनकम कैसे दिखाओगे? देखो, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसका जीएवी होगा नील. क्यों? क्योंकि जिस घर में आप रहते हो उस घर में से कोई इनकम थोड़ी है. मैं क्या अपने आप को रेंट पे करूंगी? अपने हस्बैंड को रेंट पे करूंगी? किसको पे करूंगी? सो जिस घर में हम रह रहे हैं, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसका वैल्यू होता है, जीएवी होता है नील. जीएवी नील, हाँ, वैल्यू नील नहीं. अगर मैं बोलूं ये जीएवी कैसे कैलकुलेट हुआ, तो आपको मालूम है जीएवी कैलकुलेट करने के लिए वी हैव एफआर, देन वी हैव एमवी. फेयर रेंट भी होगा, आजू बाजू में सेम घर को कितना रेंट मिल रहा है, लोग कितना रेंट भर रहे हैं, मैं नहीं भर रही हूँ क्योंकि मेरा खुद का घर है, लोग 10,000 भर रहे हैं. सो फेयर रेंट हो सकता है, म्यूनिसिपैलिटी की वैल्यू है जिसके ऊपर मैं हाउस टैक्स पे करती हूँ. ठीक है, विच एवर इज हायर दैट बिकम्स योर आरएलवी. इस आरएलवी को हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट के साथ. एक्चुअल रेंट तो यहाँ पे मिलती नहीं है. विच एवर इज हायर दैट बिकम्स योर जीएवी. आप बोलोगे इसका हिसाब ऐसा होना चाहिए, एक कॉमन पर्सन क्या बोलेगा, 10,000 रुपया बाजू वाला रेंट भर रहा है, मतलब एक साल की वैल्यू 1,20,000 फेयर रेंट. मान लो म्यूनिसिपालिटी की वैल्यू है 1.5 लाख रुपया. आरएलवी विच एवर इज हायर होना चाहिए 1.5 लाख. उसके बाद एक्चुअल रेंट इज 0 क्योंकि अपना घर है, हम कोई रेंट तो भरते नहीं है. whichever is higher RLV और AR, whichever is higher that becomes your GAV. इसका मतलब GAV होना चाहिए 1,50,000. I say no, GAV is 0 और nil. ओके, वाई नील? देखो, जीएवी बोल दिया मतलब आपने बोल दिया मेरा इनकम है, और इनकम है तो टैक्स भर, मतलब आपके लिए डबल नुकसान है. जीएवी बोल दिया मतलब आपका इनकम है, इनकम है तो उसके ऊपर टैक्स भरो. ये पूरा कैलकुलेशन करके आप क्या निकालते हो? टैक्सेबल इनकम, मतलब आपको कितना टैक्स भरना है वो बताते हो. तो जब घर में मैं रहती हूँ तो मेरे घर के लिए मेरा इनकम नहीं है, इट्स माई प्रॉपर्टी, आई एम लिविंग देयर. मैं तो किसी को रेंट नहीं पे करती हूँ, किसी के लिए वो इनकम नहीं है, वो तो मेरा घर है. सो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जीएवी हम लेते हैं नील. ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया ना, ये कैलकुलेशन एक कॉमन पर्सन के लिए है. और ये कॉमन पर्सन के लिए ये जो कैलकुलेशन है, जिसका दिमाग ऐसे चलता होगा कि हम ऐसा कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन गलत है. इसलिए मैंने इसको रेड कर दिया, सॉरी, वापस येलो हो गया, छोड़ो, दिमाग नहीं लगाएंगे हम. सो ये कैलकुलेशन इज रॉन्ग फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इट इज रॉन्ग. ठीक है, याद रखना क्यों रॉन्ग, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का अगर आपने जीएवी निकाल दिया मतलब आप अपने ही घर के ऊपर टैक्स भर रहे हो. अपने घर में कोई इनकम नहीं होती है, रहने का हक होता है बस. मेरा घर, मेरा अभिमान, रहने का हक है, और मैं बता रही हूँ मेरी इनकम है और फिर मैं टैक्स भर रही हूँ, तो मेरे जैसा बेवकूफ कोई नहीं है. ओके, सो जीएवी फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इज नील. अगर जीएवी नील है तो इसमें से आपको म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन क्यों मिलेगा? भले आप टैक्स पे करो ना, पे करते भी हो तो मेहरबानी नहीं करते हो, बिकॉज गवर्नमेंट लैंड है एक्चुअली. अगर आप लोगों ने वो 7/12 का उतारा देखा होगा, या सनद जिसको आप बोलते हो, सीडी, आई हैव सीडी, आई हैव अ सनद का जगह है मेरा. उस सनद में क्लियरली लिखा हुआ है दैट ये घर बना हुआ है ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लैंड. At any point of time, government of India may ask me to remove, to vacate this land. अगर मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो मेरे घर का नक्शा है ना उसमें दिया हुआ है बाहर से एक रोड बनेगा, रोड नहीं बना, लोगों ने प्लॉट्स ऑक्यूपाई कर लिए हैं, घर बना लिए हैं उसके ऊपर. लेकिन जब भी गवर्नमेंट चाहे, डेवलपमेंट प्लान, आपको बीच में मालूम है ये डेवलपमेंट प्लान के ऊपर हंगामा हुआ था उल्लासनगर में बहुत. सो डेवलपमेंट प्लान अगर गवर्नमेंट ने अपना दिया तो डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से यहाँ पे सामने स्कूल बनना चाहिए. और कल को गवर्नमेंट मुझे बोलती है चलो जगह खाली करो, स्कूल के सामने हम टीचर्स के लिए क्वार्टर बनाएंगे, आई कैन नॉट से नो. वो मुझे मेरा रीजनेबल पैसा देंगे, रीजनेबल, मार्केट वैल्यू नहीं. मार्केट वैल्यू करोड़ों में हो सकती है, गवर्नमेंट मुझे 5 लाख 10 लाख रुपया दे के बोलेगी निकल यहाँ से, आप बोलोगे केस कर दो गवर्नमेंट के ऊपर. इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस प्रॉपर्टी लैंड इज ओन्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट. आपको ओनरशिप का हक दिया जाता है, रहने का हक दिया जाता है, लेकिन मालिकाना हक नहीं होता है आपको. इसके लिए तो सनद, 7/12 का उतारा, ये सब इसके लिए प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं. यू कंस्ट्रक्ट द प्रॉपर्टी, यू स्टे, यू एंजॉय, यू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट. इसके लिए हम हाउस टैक्स पे करते हैं ना, नहीं तो घर मेरा है, मैं क्यों टैक्स पे करूं?
Okay, so just remember, you don't get ownership rights. Ownership rights are with Government of India. पूरी Government of India की लैंड है. ओके अब इस बात को तो हम नहीं नकार सकते ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लैंड है, बिल्कुल उसी की है, हम इंडिया की जमीन पे रह रहे हैं. सो नथिंग रॉन्ग. ठीक है. सो म्यूनिसिपल टैक्सेस भी आपको बिल्कुल यहाँ पे नहीं लेना है, दैट विल बिकम निल, क्योंकि इनकम नहीं है तो एक्सपेंडिचर क्यों अलाउ किया जाएगा. एनएवी बिकम्स निल. एनएवी निल तो आपके डिडक्शंस में जो पहला डिडक्शन है 30%, दैट विल बिकम निल. बाकी सेकेंड डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स का डिडक्शन आपको मिलता है. इसके मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अवेलेबल. ओके कितना अवेलेबल डिपेंड्स. क्या डिपेंड्स, कैसे डिपेंड्स, वी आर कमिंग टू इट. लेकिन उससे पहले जैसे ही हमने इंटरेस्ट इसमें से माइनस कर दिया, हमारा आंसर यहाँ पे खत्म होता है. हम लोग लिखते हैं टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और ये हमेशा माइनस में आएगा. क्यों? मान लो यहाँ पे अमाउंट है 15,000 रुपए, तो आपका आंसर आएगा माइनस 15,000. मतलब मैं लिखूंगी ब्रैकेट अवेलेबल, जो भी अमाउंट अवेलेबल था इंटरेस्ट का, ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब माइनस. ठीक है. आप बोलोगे माइनस का मतलब क्या? माइनस का मतलब है लॉस. और ये माइनस इनकम आपकी जो भी प्लस इनकम है उसमें से आप एडजस्ट कर सकते हो. अब ये क्या बताया मैंने आपको, ये सब क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो गया. सी इफ आई एम पेइंग इंटरेस्ट ऑन लोन, मैंने घर बनाया, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है मेरा, ओके मैंने उसके लिए लोन निकाला 20 लाख रुपए का, और 20,000 रुपए मैं इंटरेस्ट भरती हूँ हर महीने. इसका मतलब मेरे पास जो मैं इंटरेस्ट पे करती हूँ हर महीने का 20,000, मतलब साल का 2,40,000. ठीक है. अज्यूम करो. इसका एक कंडीशन है, वो कंडीशन हम लोग बाद में करेंगे, आप ऐसा समझो. एग्जाम्पल 2,40,000 रुपया मैंने ब्याज बढ़ा है, तो मेरा आंसर आ जाएगा माइनस 2,50,000, सॉरी माइनस 2,40,000. अब ये मैं 2,40,000 कहाँ पे एडजस्ट करूंगी? मान लो मेरी सैलरी है से एक 10 लाख रुपए, कुछ अमाउंट ऐसा लेते हैं जहाँ पे जीरो ज्यादा नहीं हो, कंफ्यूजन नहीं हो. 12 लाख रुपीस लेट अस अज्यूम. हर महीने की 1 लाख, साल की 12 लाख रुपए. मुझे गवर्नमेंट बोलती है 12 लाख के ऊपर टैक्स भर, मैं उनको बोलती हूँ रुको रुको, लेस, सॉरी लेस लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. लॉस या यू कैन से नेगेटिव इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. कितना नेगेटिव इनकम? 2,40,000. 12 लाख में से 2,40,000 कट हो गया तो बचेगा 9,60,000. मैं बोलूंगी 9,60,000 के ऊपर टैक्स ले लो. Okay, so this is how your income, negative income from house property is adjusted under other heads of income. अदर हेडिंग्स. मान लो मुझे सैलरी नहीं है, मैं जॉब नहीं करती हूँ, मैं बिजनेस करती हूँ, तो जो बिजनेस का इनकम होगा उसमें से माइनस होगा हाउस प्रॉपर्टी का नेगेटिव इनकम. मान लो मैं बिजनेस भी नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ सट्टेबाजी करती हूँ, तो दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स. जो भी हेडिंग में आप कमा रहे हो, मुझे खाली ब्याज मिलता है, मुझे खाली किसी दलाली मिलती है, समझो एक से रेंट पे लेके दूसरे को दिया, दलाली मिलती है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. जो भी हेडिंग आपकी है इनकम की, उसमें से ये जो माइनस इनकम है आप उधर माइनस करोगे और बाकी के इनकम के ऊपर टैक्स भरोगे. ओके क्लियर? यहां तक कुछ डाउट है तो पूछो. प्रॉपर्टी की जीएवी निल, एनुअल वैल्यू हम निल दिखाते हैं. क्यों निल दिखाते हैं? क्योंकि ये जीएवी का मतलब है आपका इनकम. प्रॉपर्टी में से आपका इनकम नहीं है, क्योंकि उस घर में हम खुद रहते हैं, उसको हम इनकम सोर्स नहीं मानते. ओके मान लो मेरे घर की प्रॉपर्टी की वैल्यू, समझो मेरा जो घर बना हुआ है वो 1.5 करोड़ का है, तो मैं क्या सोच के खुश हो जाऊं, अरे मैं 1.5 करोड़ की मालकिन हूं. मुझे एक बात बताओ, मान लो मैं 1.5 करोड़ का घर बेच देती हूँ, तो क्या रोड पे रहूंगी? इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी, इट इज हाउस. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स. हम बोलते हैं ना, एक है घर और एक है मकान. अगर मैंने डोंबिवली में मान लो मैंने एक फ्लैट लिया, तो दैट इज अ फ्लैट और अ मकान. लेकिन ये मेरा घर है, उसको मैं बेचने का सोच सकती हूँ, बेच के कमाऊंगी, वो लेके पैसा बिजनेस में डालूं, इसको दूं उसको दूं, व्हाटएवर. लेकिन अगर इस घर की बात आएगी तो मैं बोलूंगी ये तो मेरे घर रहने के लिए है, आई कैन नॉट सेल इट. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लेट आउट प्रॉपर्टी एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. प्लीज अंडरस्टैंड. ओके यस, कशिश हैज अ डाउट, लेट अस सी, जस्ट 1 मिनट. हाँ कशिश, सॉरी, अनम्यूट करो. मैम मैं पूछ रही थी कि जैसे कि हम लोग बैंक से लोन वगैरह लेते हैं, तो अगर हम अपनी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को वहाँ पर गिरवी रखते हैं, तो उससे कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या इसकी कैलकुलेशन एंड ऑल पे? इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स में वही पॉइंट आने वाली है.
ठीक है, वो मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करूंगी। बाकी हमने गिरवी रख दिया उनके पास, तो जैसे आप रीपे करोगे वो आपको वापस मिल जाती है प्रॉपर्टी। सो दैट इज नॉट अ बिग डील, वो छोड़ दो। चलो ये हो गया। चलो यहाँ पे आपको कुछ डाउट नहीं है। अब मैं तुम लोग को इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स के बारे में बताती हूँ। व्हाट इज द एक्चुअल डिडक्शन। ये सैलरी का हिस्सा मैं कट कर रही हूँ। ओके, व्हाट इज द डिडक्शन फॉर इनकम फ्रॉम बोरोड फंड, सॉरी इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स। ठीक है, इन केस ऑफ एसओपी, प्लीज हाँ ध्यान देना, बिल्कुल कान खुले रखना। कल के प्रॉब्लम में मैंने आपको क्या बोला था कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स जितना आपको दिया है प्रॉब्लम में आपको उतना लेना है और माइनस कर देना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको कंडीशन है इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स की। अगर आपने लोन 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया है, बिफोर, तो आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट जो डिडक्टेबल होता है, मैक्सिमम इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है 30,000। रिमेंबर दिस। अगर आपका लोन 1 अप्रैल 1999 से पहले का है तो आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट डिडक्शन इज 30,000। वाई 30,000? क्योंकि उस वक्त से पहले प्रॉपर्टीज की वैल्यू इतनी थी नहीं कि हमको इतना ब्याज भरना पड़े, इतना लोन लेना पड़े। तब लोग मुश्किल से 10,000, 10 लाख, 20 लाख ऐसा लोन लेते थे। प्रॉपर्टीज मिल जाती थी 4 लाख में। आई स्टिल रिमेंबर, मैंने 1 BHK फ्लैट लिया था 4 लाख रुपए में। ओके, सो ये उस केस का, उस टाइम की बात है 1499 से पहले। अगर आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि आपने लोन लिया, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको पे करना है, लोन था 1499 से पहले, तो रिमेंबर आपको 30,000 से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये डिडक्शन कहाँ, मैं इस पॉइंट की बात कर रही हूं। आई हैव शेडेड दिस 2,40,000। ओके, मैं इस पॉइंट की बात कर रही हूँ। यहाँ पे आपको 30,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अगर आपका लोन लिया हुआ है आफ्टर 1 अप्रैल 1999, क्योंकि आफ्टर 1 अप्रैल 1999 क्या हुआ, अचानक से प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ गई, डबल ट्रिपल ऐसे हो गई। और अचानक से गवर्नमेंट के लोन्स भी बढ़ गए, बैंक्स वर रेडी विद द लोन्स, लोगों की सैलरीज बढ़ गई। सो मैक्सिमम डिडक्शन आपको कितना मिलता है, सिर्फ 2 लाख रुपए। यहाँ पे मैंने 2,40,000 जो लिखा है ना, ये एग्जाम्पल था। मान लो मैं 20,000 रुपया पर मंथ ब्याज पे करती हूँ तो भी मुझे डिडक्शन मिलेगा सिर्फ 2 लाख रुपए का। मतलब मेरा माइनस आंसर यहाँ पे आ सकता है सिर्फ 2 लाख रुपए, उससे ज्यादा नहीं। ओके, मैक्सिमम डिडक्शन इन केस ऑफ एसओपी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। हाँ, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे अगर हमको लोन चाहिए तो हमको वो गिरवी रखनी पड़ती है, वो एक प्रोसीजर है। आपको पेपर्स गिरवी रखने पड़ते हैं, जैसे ही आप लोन रीपे करते हो आपको पेपर्स वापस मिल जाते हैं। अब मैं अगर अपनी बात आपको बताऊं, जो मैंने फ्लैट लिया हुआ है रेंट पे, प्लीज रिमेंबर, हाँ, लेट आउट पे, जो मैंने फ्लैट लेके रेंट पे दे दिया, वहां पे मैं इंटरेस्ट पे करती हूँ पूरे साल का 3.5 लाख रुपए। पूरे साल का ब्याज 25 लाख रुपए मैंने लोन लिया हुआ है, पूरे साल का ब्याज में भरती हूँ 3.5 लाख रुपए, मुझे 3.5 लाख रुपए डिडक्शन मिलता है। क्यों? क्योंकि वो लेट आउट प्रॉपर्टी है। मिक्स नहीं करना। लेट आउट प्रॉपर्टी में क्या होता है, वॉट एवर अमाउंट यू पे दैट इज अलाउड, वॉट एवर इंटरेस्ट इज पेड इज अलाउड। जो भी आपने पे किया, 3.5 लाख पे किया, 10 लाख पे किया, 8 लाख पे किया, क्योंकि अगर वहां आपको डिडक्शन नहीं दिया गया, जस्ट रिमेंबर, वहां आपको डिडक्शन नहीं दिया गया ना, तो लोग प्रॉपर्टी लेंगे ही नहीं। और लोग प्रॉपर्टी नहीं लेंगे तो बेचारे जो बेघर लोग हैं उनको कहाँ रहने की जगह मिलेगी। मैंने आपको बताया गवर्नमेंट सोच समझ के काम करती है, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड तो आपको जख मार के लेनी है ना। इट इज कंपल्सरी, मुझे रहने के लिए तो घर चाहिए ही चाहिए, कोई बोले नहीं बोले, आई हैव टू परचेस। सो वहां पे एक मैक्सिमम लिमिट लगा दिया गया कि अगर आपका लोन 1 अप्रैल 99 से पहले का है तो 30,000 से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आपका लोन 1 अप्रैल के बाद का है, 1 अप्रैल 1999 के बाद का है, तो मैक्सिमम लोन का इंटरेस्ट 2 लाख रुपया। क्योंकि लोग क्या करते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, हमको मालूम है इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिलेगा, मैं क्या करूंगी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बनाऊंगी खार में जाके, वर्ली में, बैंड स्टैंड के सामने, जू बीच पे,
और वहां पे तो प्रॉपर्टी करोड़ों में बनेगी। बंगलो बना दिया मैंने, करोड़ों खर्चा कर लिया और बैंक से लोन ले लिया और करोड़ों के ऊपर मैं लाखों रुपए टैक्स पे इंटरेस्ट पे कर रही हूँ। लेट अस अज्यूम 70 लाख रुपया मैं इंटरेस्ट पे कर रही हूँ। तो वो 70 लाख रुपया यहाँ पे मैं डिडक्शन मांगूंगी और अपनी सैलरी में से माइनस करवाऊंगी। लास्ट में आपको मैंने बताया सैलरी में से माइनस करते हैं या अदर सोर्सेज में से माइनस करते हैं। मतलब ये तो गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाने का काम है। ओके, रोकने के लिए कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर आप लोन लेके ज्यादा खर्चा मत करो। जो अगर करना है अपने जेब से करो, रिनोवेशन हो, कंस्ट्रक्शन हो। 30,000 रुपया अगर 99 से पहले का पीरियड है और 99 के बाद का पीरियड है तो 2 लाख रुपए से ब्याज से ज्यादा ब्याज सेल्फ ऑक्यूपाइड में अलाउड नहीं है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द रीजन। और ये मैं रीजंस आपको क्यों एग्जांपल्स देके बताती हूँ ताकि आपको रट्टा ना मारना पड़े। और मिस्टेक कहाँ होती है पता है आपको? प्रॉब्लम में दोनों दिए रहते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड पे 30,000 और 2 लाख का लिमिट है, लेट आउट पे भी लगा के आते हैं। लेट आउट प्रॉपर्टी अगर मैंने जू बीच पे ले ली और उसके ऊपर मैं 70,000 रुपया या 70 लाख रुपया मैं ब्याज भर रही हूँ, तो मेरी इनकम भी तो उधर होगी ना रेंट पे। वन ऑफ माई फ्रेंड ही इज हैविंग अ हाउस, एक फ्लैट है उसका, सामने जू बीच का वो दिखता है, बीच दिखता है। उसके फ्लैट को उसने छोड़ दिया वहां पे एंड ही हैज शिफ्टेड टू उल्लासनगर। उल्लासनगर के एक छोटे से घर में रहता है, उस फ्लैट को उसने रेंट पे दे दिया है फिल्म सिटी को। फिल्म सिटी वाले आते हैं वहां पे, अपने सेट्स लगाते हैं, लोगों के घर दिखाते हैं, बंगलोज प्रोग्राम्स की शूटिंग होती है एंड दे आर पेइंग हिम 35 lakhs पर ईयर एज द रेंट। 35 lakhs पर ईयर एज द रेंट, या फिर एज पर द कॉन्ट्रैक्ट उसको पेमेंट होता है। कभी कभी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम छोटा है तो अकॉर्डिंगली उसको पे किया जाएगा। प्रोग्राम बड़ा है, पिक्चर के लिए ले रहे हैं, 2-3 दिन के लिए ले रहे हैं, तो उसको वैसा पेमेंट होता है। मतलब कम से कम 35 से 40 लाख रुपया वो कमाता है रेंट करके। ओके, और यहाँ पे उसने जितना भी लोन लिया उसके लिए उसको लोन में से उतना डिडक्शन मिलेगा क्योंकि लेट आउट है। अगर ऐसे लोगों को आपने मना कर दिया कि हम आपको डिडक्शन ज्यादा नहीं देंगे, तो लोग वहां पे प्रॉपर्टी लेंगे ही नहीं, और लेंगे ही नहीं तो फिर वो यूज भी नहीं होगी ना। फिल्म सिटी वाले फिर कहाँ पे शूटिंग करेंगे? या फिर आप ऐसा सोचो, लोग जो रेंट पे रहने जाएंगे मुंबई साइड में, जो रहना चाहते हैं नरीमन पॉइंट वगैरह पे, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े बड़े शेयर्स वाले रहना चाहते हैं, सेबी के ऑफिसर्स रहना चाहते हैं, उनको अपने घर, आपको अलाउड नहीं है घर लेना, उनको भी नहीं मिलेगा रेंट पे। ठीक है, सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस इज द रीजन। लेट आउट प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट कितना भी हो चलेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट 30,000 या 2 लाख, उससे ज्यादा नहीं। ओके, 30,000 या 2 लाख, उससे ज्यादा नहीं। अगर 30,000 है तो आपका आंसर आ जाएगा -30,000। हाँ, एक और कंडीशन है इसकी, एक और, ये कंडीशन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फिर भी क्योंकि बुक में है, आई एम टेलिंग यू, द कंस्ट्रक्शन शुड कंप्लीट, कंस्ट्रक्शन शुड कंप्लीट विद इन 3 years। 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना चाहिए, तो ही आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर ब्याज क्लेम कर सकते हो। सॉरी, ऐसा क्यों? 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन क्यों कंप्लीट होना चाहिए? आपने लोन तो ले लिया और प्रॉपर्टी आराम से बना रहे हो 10 साल 15 साल, बैंक से लोन लिया 25 लाख रुपया, 5 लाख उधर लगाया, 20 लाख बिजनेस में लगा दिया। फिर बाद में आपने बैंक से लोन लिया, अभी और जरूरत है, दो 25 लाख रुपया, फिर 5 लाख उधर लगाया, 25 लाख इधर रख दिया। ऐसे 20 साल आप चला रहे हो प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन, धीरे धीरे करके, और छोटे से एक हिस्से में रह रहे हो, धीरे धीरे अदर रूम्स बन रहे हैं, ऊपर का घर बन रहा है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट आप क्लेम करते जा रहे हो। दिस इज नॉट अलाउड। ये गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाने की बातें हैं। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले ही ये प्रोविजंस करके रखे हैं। ओके, पहले ही इनकम टैक्स रूल हैज बीन पास्ड कीपिंग ऑल दीज पॉइंट्स इन व्यू। अगर आप इनकम टैक्स को डिटेल में पढ़ोगे ना, ये तो तुम लोग को फिर भी टीवाई लेवल का नॉलेज में देती हूँ, लेकिन अगर सीएवीए में आप इनकम टैक्स करोगे, जीएसटी करोगे, यू विल बी सरप्राइज्ड कि कोई इतना दूर की भी सोच सकता है। ये एक्सपर्ट्स हैं। अगर वायरस है तो उसके लिए पहले एंटीवायरस है, और अगर आपको मालूम है तो एंटीवायरस कंपनीज ही वायरस बनाती है। मुझे मालूम है ये प्रॉब्लम होने वाली है और इसके लिए मैंने पहले ही सॉल्यूशन ढूंढ लिया। ओके, पहले ही सॉल्यूशन ढूंढ लिया, मुझे मालूम है चोर ऐसे चोरी करेगा।
चोर का दिमाग कैसा चल रहा है उससे ज्यादा शार्प दिमाग मेरा चलेगा कि मैं उस चोरी को कैसे बचाऊं। अदरवाइज आपका ये रिजर्व बैंक वगैरह आज तक चोरी होके लुट चुका होता। करेक्ट, बहुत सारी चीजें हैं। जस्ट अंडरस्टैंड प्रोविजंस आर मेड इन सच अ टाइट वे दैट यू आर नॉट एबल टू चीट द गवर्नमेंट। आप बोलोगे फिर भी चीटिंग होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन वो चीटिंग कितनी होती है मालूम है आपको? चिंदी वे में, बहुत ही मतलब जस्ट 0.1 0.2%। बड़ी बड़ी कंपनीज अगर चीटिंग करती है तो बैंक्स उनको, गवर्नमेंट उनको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापे मारता है, उनके सिस्टम्स बंद कर देता है, कंपनीज बंद करके सेल आउट करके उनका बहुत नुकसान होता है, शेयर होल्डर्स का नुकसान होता है, लेकिन गवर्नमेंट ट्राइज टू रिकवर द मनी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सामने लाता है सब चीजें, हाँ आपने पैसा खत्म कर दिया तो वो लोग बेचारे फिर क्या करेंगे, लेकिन दे ट्राई टू रिमूव आउट दीज लूपहोल्स। इसके लिए तो एडवांस इनकम टैक्स का सिस्टम चालू किया गया है। तुम साल का साल में कमाओ, लेकिन 3-3 महीने में एडवांस टैक्स भरते जाओ। आपको मालूम है ना पूरे साल में कितना कमाने वाले हो। आप बोलोगे नहीं कल को मेरी डेथ हो गई तो, हाँ डेथ हो गई तो बाद में देखेंगे, तुम 3 महीना पहले 4 टुकड़े गढ़ो उस इनकम के और इधर टैक्स पे करते जाओ। बाद में अगर बीच में तुम्हारी डेथ हो गई तो हम रिफंड कर देंगे। सो दे आर वर्किंग इन सच अ वे। Okay, so income tax department is working in a very advanced way. That is the reason. बस इतना याद रखो, let out property में जितना interest दिया है माइनस करो, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को चेक करो कि लोन आपने कब लिया है, 99 से पहले या 99 के बाद। प्रॉब्लम में दिया रहता है वो 99 से पहले तो 30,000 रुपया, 99 के बाद तो 2 लाख रुपया। सो दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट, बाकी सब नील रहेगा, बस उस मैक्सिमम अमाउंट को आपको लेना है और माइनस करके नीचे फाइनल आंसर। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना। बाकी एक हिस्सा इसका रह जाता है डीम टू बी लेट आउट। कल हमने किया था लेट आउट, उसके बाद आज हमने किया सेल्फ ऑक्यूपाइड एसओपी, और कल हम लोग करेंगे डीम्ड टू बी लेट आउट। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स के क्लिक ले लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो। प्लीज ये बातें दिमाग से निकालना नहीं, क्योंकि जब हम लोग एक्चुअल प्रॉब्लम करेंगे तो ये सब एक्सप्लेनेशन ही आपको काम आने वाला है। ओके, इसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ ये टॉपिक टेक्निकल है, डायरेक्टली हम प्रॉब्लम्स पे आ जाएं और करने लगे, ऐसा नहीं होता है। यू शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स फर्स्ट। सो चलो, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज बी फ्री टू आस्क। और ऐसा नहीं लेक्चर के टाइम पे, लेक्चर पूरे दिन के दौरान आपके दिमाग में मान लो ये बात चल रही है, आप खाना खा रहे हो, टीवी देख रहे हो, कुछ और कर रहे हो, दिमाग में क्वेश्चन आया कि अरे हाउस प्रॉपर्टी में अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, यू कैन पुट अप द मैसेज टू मी, आई विल गिव यू आंसर। जितना ज्यादा इनकम टैक्स के बारे में सोच के क्लियर करोगे उतना आपको फायदा है। यू कैन वर्क एज कंसल्टेंट्स। इनकम टैक्स कंसल्टेंट टीवाई के बाद अपना एक 6 महीना ट्रेनिंग लेने का सीए के अंडर में, और खुद अपना कंसल्टेंसी ओपन करके बैठ जाने का। देयर इज नो नीड ऑफ कंप्लीटिंग सीए। चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद ही हम इनकम टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। कंसल्टेंसी आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, खाली प्रैक्टिस आनी चाहिए, थोड़ा हमको नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए, ट्रेनिंग प्रॉपर मिली हुई होनी चाहिए। यू कैन डू इट इजीली। ओके, सो चलो, कुछ डाउट नहीं है, कोई डाउट रेज नहीं हुआ है अभी, नहीं बाद में भी अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क। मैं अभी पहले वीडियो कन्वर्ट करके रिकॉर्डिंग डालूंगी, उसके बाद ही उठूंगी यहाँ से। रिकॉर्डिंग डालूंगी, कुछ भी डाउट है, रिवीजन करना है, आप उस रिकॉर्डिंग को देखना। ओके, सो चलो, आई एम स्टॉपिंग द शेयर। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।